जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए एक और मुश्किल पैदा हो गई है। पहले जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए एक मुश्किल ये पैदा हुई थी कि ये जो टॉप सिटी का इशू था उसके अंदर इजाज़त दे दी गई वजारत दिफा को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मेरा जो पिछले वीलाग के अंदर दावा था कि शायद इनका कोर्ट मार्शल हो जाए, ये एक उनके लिए मुश्किल थी। अब दूसरी मुश्किल जो है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और पैदा कर दी है और वो मुश्किल है फैज़ाबाद धरना। और इस पे एक कमीशन बना है 3 रुकनी, और इस कमीशन को ये इख्तियार दे दिया गया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाए, बल्कि कुछ और लोगों को भी बुलाने का कह दिया गया है। अब वो कौन लोग हैं और क्या कमीशन इनको बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और साथ साथ जनरल फैज़ हमीद साहब का क्या बनेगा, क्या वाकई ये गर्म पानियों में है, ये भी मैं आपको आज के वीलाग में बताऊंगा। और इसके साथ साथ कल बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की थी कि मुझे अपने खामद के साथ तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जब वहाँ पे लोग होते हैं तो मैं घरेलू बातें उनके साथ नहीं कर सकती। क्या बुशरा बीबी को ये मौका मिल जाएगा, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और बुशरा बीबी क्यों ये मौका लेना चाहती है, ये भी पूरी तफसील के साथ आज के वीलाग में होगा। आपको याद होगा कि फैज़ाबाद का एक धरना हुआ था 2017 और 2018 में, और उस वक्त शायद काकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट होती थी। इस धरने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग आए थे, फैज़ाबाद के ऊपर इन्होंने धरना दिया था, सारी ट्रैफिक ब्लॉक कर दी थी। और उस वक्त ये इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा, तो उससे पहले बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आया था और जस्टिस सिद्दीकी साहब ने उसके ऊपर अपनी रूलिंग्स दी थी। फिर जब ये धरना खत्म हुआ तो उसके बाद काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 2 रुकनी एक बेंच बना था जिसने अपनी फाइंडिंग दी थी, और उसमें काजी फायज ईसा साहब ने ठीक ठाक किस्म का खड़ा कर दिया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये कौन सी रियासत है, ये कैसी रियासत है, किन लोगों ने इनको यहाँ पे बिठाया था, किन लोगों ने इनको उठाया था, और ये सब कुछ क्या क्या होता रहा, वो सारी चीज़ें अब ज़ाहिर तारीख का हिस्सा हैं। जब ये फैसला आया था तो उस फैसले में ये डिक्लेयर किया गया था कि जो लोग इसमें अंदर जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हुक्म था, कार्रवाई होनी थी, लेकिन फिर जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त ज़ाहिर बहुत एक्टिव थे, वो डीजीसी थे और बाद में वो डीजीएसआई भी बन गए, और वो नहीं चाहते थे कि ये सारा चैप्टर खुले, तो उन्होंने फिर इस सारे मामले को ज़ाहिर कॉर्पोरेट के नीचे कर दिया। फिर बहुत सारे लोग इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, जिसमें शेख रशीद साहब शामिल थे, जिसमें पीटीआई शामिल थी, जिसमें पैमरा शामिल था, जिसके अंदर एफआईए शामिल थी, और जिसके अंदर आईएसआई वजारत दिफा की तरफ से शामिल थी। बहुत सारे इदारे थे जिन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। अब कमाल ये देखिए कि जब तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही, नज़रसानी दरख्वास्त की कोई तारीख नहीं दी गई, और ये मामला इसी तरह लटका रहा। इस दौरान 2 चीफ जस्टिस साहबान आए और उसके बाद अपने घर चले गए, लेकिन इस फाइल को नहीं खोला गया। जब काजी फायज ईसा साहब आए तो सबकी नज़रें अब काजी फायज ईसा साहब पे थी, क्योंकि सबका ख्याल ये था कि अब काजी फायज ईसा साहब का असल इम्तहान शुरू होगा कि क्या वो अपने उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाते हैं या नहीं करवाते। बहरहाल काजी फायज ईसा साहब जब आए और उन्होंने तारीख दी तो तमाम इदारों ने अपनी नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेनी शुरू कर दी। उसमें एफआईए ने ले ली, पैमरा ने ले ली, आईएसआई ने ले ली, इन वजारत दिफा ने उन्होंने ले ली, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ले ली, सब जो वजारतें थी उन सब ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। और काजी फायज ईसा साहब को ये मौका दिया गया कि वो डिक्लेयर करें कि जो पहले उनका फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। बहरहाल काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में बेंच बना और उसने डिक्लेयर कर दिया कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा, क्योंकि तमाम जो लोग हैं या तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस ले चुके हैं। बहरहाल कल इसका ज़ाहिर हेयरिंग थी, और उस हेयरिंग में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमने 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो इस सारे मामले की तफ्तीश करेगी और उसके बाद फाइंडिंग अपनी देगी। इस 3 रुकनी कमेटी के जो सरबराह हैं वो अख्तर शाह हैं, जो ज़ाहिर साबिक़ आईजी हैं, और इनको कहा गया है कि आप सरबराही करेंगे इसकी। फिर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला हैं खुशहाल खान साहब, वो इस कमेटी का हिस्सा हैं। फिर ताहिर आलम खान साहब जो इस्लामाबाद के आईजी होते थे, उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया। 3 रुकनी बेंच है, और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तरीके से इस 3 रुकनी बेंच को 3 अख्तियार दे दिए। पहला अख्तियार ये दिया है कि ये किसी भी शख्स को बाकायदा तलब करके उससे पूछ सकते हैं कि ये सारा मामला क्या हुआ था, और पूछने वालों में किस किस की इजाज़त है। साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं, ये साबिक़ आर्मी चीफ को बुला सकते हैं, और साबिक़ डीजीआईएसआई को बुला सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और लोग जिसको ये मुनासिब समझे उसको बुला सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई शख्स नहीं आएगा तो उसको बाकायदा गिरफ्तार करके बुलवा सकते हैं। इनके पास ये इख्तियार होगा कि किसी को भी किसी की गिरफ्तारी का भी ऑर्डर करें
और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके बाकायदा कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। तो ये दूसरी जो फैसिलिटी थी वो इसको दे दी गई है। और तीसरा ये है कि ये 2 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पेश करेंगे और साथ ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इशू ये है कि जब सारे इख्तियारात इनको दे दिए गए हैं तो अब ये कमीशन किस किस को बुला सकता है। सबसे पहले ये इमरान खान साहब को बुला सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में ये जो फैज़ाबाद का धरना था इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका इस सारे केस का। और ये इससे पहले जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनको भी बुला सकता है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस मामले में बड़े वोकल हैं। वो बाकायदा बताते हैं कि जनरल बाजवा साहब के साथ इनकी क्या गुफ्तगू हुई थी, और उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब भी थे, उससे पहले जनरल नवीद मुख्तार भी थे। तो ये बाकायदा शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया में कई जगहों पर जिक्र कर चुके हैं। तो ये जो कमीशन होगा ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी बुलाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये इमरान खान साहब को भी इसके अंदर बुलाएगा। दूसरा जनरल बाजवा साहब को तलब किया जाएगा इसमें, क्योंकि जनरल बाजवा साहब उस दौर में ज़ाहिर आर्मी चीफ थे और इस कमीशन के पास ये इख्तियार है कि उनको ये भी बुला सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं, जनरल बाजवा साहब को बुलाया जाएगा, वो अपना जो बयान है वो भी रिकॉर्ड करवाएंगे। हो सकता है वो घर से सवालनामा घर पे मंगवा लें और सवालनामे के मुताबिक जवाब दे के पूरी रिपोर्ट अपनी वहाँ पे जमा करवा दें। ये जनरल फैज़ हमीद साहब को भी बुलाएगा, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब जो उस वक्त DGC थे और उन्हीं के दौर में ये सब कुछ हुआ था। बल्कि आपको याद होगा कि जो TLP के साथ रियासत पाकिस्तान का एक मुआहिदा हुआ था, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने दस्तखत भी किए थे। और SN इकबाल साहब का ये कहना है कि मैंने उनको रोका था, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, जब तक मैं दस्तखत नहीं करूँगा दूसरा फरीक इस चीज़ को नहीं मानेगा। तो जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाया जाएगा। फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस साकिब निसार हैं या जस्टिस खोसा साहब हैं, इन दोनों को भी तलब करने का बाकायदा इस मंसूबा है। तो अब आप ज़हन में रखिएगा कि जस्टिस खोसा साहब को बुलाया जा सकता है, जस्टिस साकिब निसार साहब को बुलाया जा सकता है, जनरल बाजवा साहब को बुलाया जा सकता है, जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाया जा सकता है, और इसके साथ साथ इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी इस कमीशन के सामने पेश किया जा सकता है। तो जब ये बाकायदा सब लोग आएंगे, अपना अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, तो उसके बाद ये रिपोर्ट बनाई जाएगी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मुझे यूँ महसूस होता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब बाकायदा इसके अंदर लाइमलाइट में हैं। इन्होंने मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं। इनको बाकायदा बताना पड़ेगा कि ये सारा ड्रामा क्यों हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या किरदार था, जस्टिस शाहिद सिद्दीकी साहब से क्यों मिले थे उनके घर जाके, और जस्टिस शाहिद सिद्दीकी साहब ने क्यों ये कहा था कि इन्होंने मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की थी। तो वो भी इनसे पूछा जाएगा कि किसके हिदायत पे, किसके कहने पे आपने एक जो सिटिंग जज है उसके घर में आपने जाके उनको धमकी देने की कोशिश की। फिर इसके साथ साथ जो मुआहदा हुआ था, किसके कहने पे आपने उसके ऊपर दस्तखत किए थे, आपने क्यों दस्तखत किए थे, फिर जब डिस्पर्स करना था उस सारे जलसे को या उस रैली को, तो पैसे किसने दिए थे उन लोगों को। ये सारी चीज़ें जो है ना जनरल फैज़ हमीद साहब से पूछनी पड़ेंगी। जनरल फैज़ हमीद साहब इस केस में भी फंसते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और यहाँ से इनकी जान नहीं बचेगी। अब हम बुशरा बीबी की तरफ आते हैं। बुशरा बीबी ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि मैं अपने खामद से जब मिलने जाती हूँ तो वहाँ पर जेल के अंदर जो जेल हुकाम है वहाँ मौजूद होते हैं, हम अपनी पर्सनल बातें वहाँ पे नहीं कर सकते, तो मुझे तन्हाई में इमरान खान साहब से मिलने का मौका दिया जाए। अब जाहिर है ये मौका तो बीबी को मिल जाएगा, क्योंकि इनका हक है ये, और इससे पहले ये हक बहुत सारी ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर दिया गया, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल थी। तो अब सवाल ये है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ क्या गुफ्तगू करना चाहती है। तो इस पर 2 स्पेकुलेशंस हैं। मैं पहले कह रहा हूँ ये स्पेकुलेशंस हैं, कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। पहली स्पेकुलेशन तो ये है कि फराह गोगी के मामले में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और इमरान खान साहब अब बुशरा बीबी से नहीं मिल रहे। तो तन्हाई में मिल के बुशरा बीबी अपने मामले को क्लियर करना चाहती हैं इमरान खान साहब के साथ। अभी एक स्पेकुलेशन है, दोबारा मैं कह रहा हूँ। और सेकेंडली ये है कि कुछ जायदाद और कुछ रकूम के बारे में कुछ बात करनी है उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे बड़े वकला किए जा रहे हैं और उन वकला की फ़ीसों का मामला है। तो बेगम साहबा उनसे बात करके पूछना चाह रही हैं कि कहाँ से पैसे निकालने हैं, कहाँ से पैसे उनको देने हैं। तो ये दूसरा इशू है जो ज़ाहिर है उन्होंने इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करना है। और हो सकता है इसके अलावा कोई ऐसा मियाँ बीवी की जो सरगोशियाँ होती हैं वो भी इसके अंदर शामिल हों और बीबी वो भी बात करना चाह रही हूँ। लेकिन जहाँ तक इंसानी हकूक़ का मामला है, मेरा ख्याल ये है कि बुशरा बीबी का ये हक है कि वो अपने खामद के साथ मिले और उन्हें यह हक देना चाहिए, उन्हें यह हक मिलना चाहिए।